Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. Let's continue the MCQs from 81 to 85. करते हैं स्टार्ट, साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेते चलेंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। एबीसी लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स लास्ट ईयर। एबीसी ने क्या किया है, लास्ट ईयर में गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। बायर ने गुड्स को दोबारा भेज दिया है टू डू सम रिपेयर ऑन इट। सिंपल सी बात है, गुड्स वर अंडर वारंटी एंड बायर ने अगेन सेंड बैक कर दी है टू डू सम रिपेयर ऑन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय एबीसी लिमिटेड टू अवेल द एग्जाम्पशन। क्या पूछ रहा है, मैं आपको ये भी समझाती हूँ पूछ क्या रहा है। सबसे पहली बात है, व्हेन यू हैव एक्सपोर्टेड द गुड्स, तो आपने उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक लिया होगा। गेटिंग अ पॉइंट, बिल्कुल ड्यूटी ड्रॉबैक लिया होगा। अब आप जब उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंट विल डिमांड द ड्यूटी ऑन इट। इंपोर्ट ड्यूटी मांगेगी डिपार्टमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी डिपार्टमेंट मांगने वाली है इस पे। तो क्या होगा, अब आप क्या कहोगे, आपका भी केस जेन्युइन है। यू विल गो एंड से टू द गवर्नमेंट दैट यू विल से कि ये तो गुड्स मुझे कुछ काम करना है, रिपेयर करना है, जो एक्सपोर्ट करी थी वही गुड्स वापस आई हैं, इसको तो मैं अगेन री एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। कुछ रिपेयर, कुछ गड़बड़ आ गई थी इन गुड्स में, दैट्स वाई ये रिपेयर करने के लिए गुड्स आई है। इसके बाद मैं वापस भेज दूंगा, मैं इस पर ड्यूटी नहीं देना चाहता। मैं क्यों दूं मैं ड्यूटी, बिकॉज मुझे तो वापस भेजनी है। ये तो वही गुड्स हैं जो मैंने पहले एक्सपोर्ट करी थी। तो डिपार्टमेंट वाले क्या आपकी बात मानेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे। ओके, आपको री एक्सपोर्ट करना है, ये वही गुड्स हैं जो आपने पहले एक्सपोर्ट करी थी, ठीक है, तो हम आपकी इंपोर्ट पे ड्यूटी माफ कर देंगे। तो आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, कुछ टाइम लिमिट। ठीक है, आप कह रहे हो मुझे पहले एक्सपोर्ट करी थी, ठीक है, रिपेयर के लिए आई है, रिपेयर के लिए गुड्स आई है, तो आपको सेम गुड्स को री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको सेम गुड्स को री एक्सपोर्ट कब करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ और 1 ईयर। विद इन 6 मंथ का टाइम वैसे है, एक्सटेंडेबल पीरियड 1 ईयर तक हो जाता है, टिल 1 ईयर तक। मतलब गुड्स री एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर अगर उस पर एक्सटेंशन मिली है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर विदाउट एक्सटेंशन, मतलब फर्दर एक्सटेंशन मिलके कितना टाइम हो गया टोटल, 1 ईयर। 1 ईयर में आपको री एक्सपोर्ट करनी है अगर आपको एक्सटेंशन मिली है तो। कहां से री एक्सपोर्ट करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन, जिस दिन आपने इंपोर्ट करा वहां से 6 मंथ्स का टाइम, और 6 मंथ एक्सटेंडेबल टाइम हो गया, 1 ईयर का पूरा टाइम हो गया, आपने उसमें री एक्सपोर्ट करनी है, तो ठीक है, हम ये कंडीशन लगाते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि आप इस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना चाहते, तो एटलीस्ट बॉन्ड तो दीजिए, एटलीस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपने ये गुड्स विद इन द टाइम, अगर आपने ये गुड्स विद इन द टाइम आपने क्या करा, एक्सपोर्ट नहीं करी, तो आपको बॉन्ड का पैसा भरना पड़ेगा। हो सकता है ना झूठ बोल रहा हो पर्सन, तो वो क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशंस क्या थी, मेरे से रिपीट करो। पहली कंडीशन थी आपको 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट करना है। सेकेंड कंडीशन वाज यू हैव टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड ऑन इट, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, रीजन इज अगर आपने टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं करा तो आपको बॉन्ड का पैसा भरना पड़ेगा। तीसरा, एसीडीसी सेटिस्फाई है। तीसरा क्या है, एसीडीसी सेटिस्फाई है कि ये वही गुड्स हैं जो आपने ऑलरेडी क्या करी थी, एक्सपोर्ट करी थी। एसीडीसी सेटिस्फाई है, ये वही गुड्स हैं जो आपने पहले एक्सपोर्ट करी थी। तो कुछ कंडीशंस क्यों पूरी करनी है, सो दैट आप इंपोर्ट की ड्यूटी से बच पाओ। जो आपने री इंपोर्ट दोबारा से इंपोर्ट करा है उसकी आप ड्यूटी से बच पाओ। एक बार आपने एक्सपोर्ट करा था, उसके बाद इंपोर्ट करा है, ड्यूटी नहीं देना चाहते, क्यों, क्योंकि आप कह रहे थे मैंने पहले इसको एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दिया था, मुझे दोबारा एक्सपोर्ट करना है, कुछ काम करना है, इनके ऊपर रिपेयर करनी है। तो कंडीशन समझ में आ गई, मेरे साथ फटाफट रिपीट करो। एसीडीसी को सेटिस्फाई होना है, 6 मंथ्स और 1 ईयर में उसको री एक्सपोर्ट करना है और बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एबीसी लिमिटेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूट द बॉन्ड। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ और 1 ईयर, बिल्कुल सही बोल रहा है। इन केस नॉट रिपेयर्ड दीज आर सेंट टू बी बैक विद इन 6 मंथ। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं करी है, वो तो सिंपल सी बात, उन्होंने बॉन्ड रखवा लिया। इनकेस कोई कंडीशन वायलेट हुई तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो 1 और 2 इज द आंसर। तो 1 और 2 देखते हैं किसमें, डी में है, डी मस्ट बी द आंसर। एक बार लास्ट में मैच कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, मैंने इसके आंसर्स एक बार एक सेकेंड, मैं 1 मिनट आंसर्स देखती हूँ, मैंने नोट डाउन किए थे। 81 का डी, यस, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 81। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 81। बट ध्यान रखना, ये केस कौन सा था, ये केस था जब आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया था,
आपके पास रिपेयर क्या रहा है। टू केसेस हो सकते हैं, आपने गुड्स को इंपोर्ट करा था, नाउ यू आर एक्सपोर्टिंग इट, एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉर रिपेयर। टू केसेस हैं, एक तो आप एज ए बायर हो, एक आप एज ए सेलर हो। इसमें केस में हम सेलर थे, हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके थे, बट हमने इंपोर्ट किया फॉर द रिपेयर। सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था, आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉर द रिपेयर, एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉर द रिपेयर। XYZ लिमिटेड सेंड सर्टेन गुड्स अब्रॉड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए गुड्स भेजी है अब्रॉड। XYZ लिमिटेड हैज बीन एडवाइज, कंसल्टेंट ने क्या करा, आपने एक्सपोर्ट कर दी है रिपेयर के लिए। जब आप इंपोर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट करोगे तो उस पर कुछ रिपेयर मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रिपेयर भरा होगा, कुछ रिपेयर मटेरियल कॉस्ट ऑफ वगैरह लगा होगा, उस पर आपको ड्यूटी देनी है, उस पर आपको ड्यूटी देनी है। बोथ वेज ऑन री इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। क्या बोल रहा है, दोबारा से देखो, XYZ लिमिटेड ने सेंड किए हैं गुड्स अब्रॉड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए गुड्स को बाहर भेजा है। हैज बीन एडवाइज्ड बाय देयर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट ने क्या बोला, दे हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी ओनली ऑन द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर। जो आपकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर होगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज होगा रिपेयर में, वेदर सच कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड और नॉट, आपको उस पर ड्यूटी देनी है। फ्रेट इंश्योरेंस बोथ वेज का फ्रेट इंश्योरेंस पे देनी है। तो क्या बोला इन्होंने बोला, इनके जो कंसल्टेंट ने क्या बोला, आपने एक्सपोर्ट करा है फॉर रिपेयर, लेकिन जब आप इंपोर्ट करोगे तो रिपेयर पे जो भी चीजें लगी है, फेयर उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए रिपेयर की, उस पर आपको ड्यूटी पे करनी है। उसमें कुछ मटेरियल इंक्लूड हुआ तो उस पर ड्यूटी पे करनी है। उसका फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह बोथ वेज का, आने जाने का, दोनों पे आपको ड्यूटी पे करनी है। तो आप वो क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन नंबर जो है उसकी कंडीशंस बताओ, क्या क्या कंडीशंस हैं ऐसा होने पे कि आपको सिर्फ फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाले पे ड्यूटी होनी है। उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन मैं आपको याद दिलाती हूँ। उसकी कंडीशन है कि आपको जो री इंपोर्टेशन करना है, आपने एक बार एक्सपोर्ट कर दिया, री इंपोर्टेशन करना है 3 इयर्स के अंदर अंदर, 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको री इंपोर्ट करना है, और एक्सटेंडेबल है टिल 5 ईयर, एक्सटेंडेबल है विद इन 5 ईयर। ठीक है, 3 इयर्स का टाइम है और एक्सटेंडेबल टिल 5 ईयर, और इफ एक्सटेंडेड विद इन 5 ईयर, 3 इयर्स 5 ईयर, वहां का था 6 मंथ्स और 1 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। उसके बाद कह रहा है गुड सेम होनी चाहिए, वो तो दोनों में सेम कंडीशन है। वहां पर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया था, यहां पर बोला है कि ओनरशिप आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ फेयर कॉस्ट पे दे रहे हो। देखो ये केस क्यों अराइज हुआ, जब आप गुड्स की इंपोर्ट करोगे, एक बार आपने एक्सपोर्ट कर ली, जब आप इंपोर्ट करोगे तो बहुत सारा मटेरियल आप कहोगे ये तो मैं पहले इंपोर्ट कर चुका हूँ, पहले ड्यूटी दे चुका हूँ, सिर्फ रिपेयर वाले पोर्शन पे ड्यूटी ले लो ना मुझसे। इसलिए ये पॉइंट आया है, सिर्फ रिपेयर वाले पोर्शन पे आप ड्यूटी देना चाहते हो। वो कहीं गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं सारा आपने इंपोर्ट करा, न्यू मुझे ड्यूटी चाहिए, नहीं, आप क्या कहोगे, मुझे तो सिर्फ रिपेयर वाले पोर्शन पे ड्यूटी ले लो, बिकॉज मैंने एक्सपोर्ट करा था फॉर रिपेयर, अब मैं री इंपोर्ट कर रहा हूँ, इट हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड। तो गवर्नमेंट सेटिस्फाई होना चाहेगी इससे कि सिर्फ रिपेयर वाले पे आपको ड्यूटी कब देनी है। ठीक है, आपने पहले इंपोर्ट करा था, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉर रिपेयर, 3 इयर्स और विद इन 5 इयर्स आपको वापस लेकर आना है। गुड सेम होनी चाहिए, आइडेंटिटी ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, गुड सेम होनी चाहिए, ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। वहां पे बॉन्ड क्यों बोला था, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपसे वो ड्यूटी मांगना चाह रहे हैं, ये री इंपोर्ट की बात है। तो पहला पॉइंट क्या है, द री इंपोर्टेशन इज डन विद इन 3 इयर्स और 5 इयर्स, बिल्कुल बात सही कर रहा है। एक्सपोर्टेड एंड री इंपोर्टेड गुड्स सेम होनी चाहिए, जो आपने एक्सपोर्ट करा है वही गुड्स आपकी री इंपोर्ट हो रही है, एंड ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, तीनों बात इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको फटाफट से एक बार लर्न करवा देती हूँ कि ये क्या कह रहा है, मेरे साथ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पॉइंट था। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था एज अ सेलर, नाउ यू आर इंपोर्टिंग फॉर रिपेयर, आपको रिपेयर करनी है, गवर्नमेंट कहेगी इंपोर्ट करे हो तो ड्यूटी दो, आप कहोगे नहीं 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 मैं इंपोर्ट करूं, मुझे वापस भेजना है, इसको वापस भेजना है, ड्यूटी नहीं दो, ड्यूटी नहीं लो, ड्यूटी नहीं लो, एक्सपोर्ट करना है ना तो ड्यूटी नहीं लो, तो ड्यूटी नहीं लोगे केस में गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 6 मंथ 1 ईयर का टाइम है आपके पास, प्लस आपको बोर्ड्स एग्जीक्यूट करना है, प्लस एसीडीसी को सेटिस्फाई होना है। लेकिन सेकंड केस क्या था, एज अ बायर आपने पहले इंपोर्ट किया था, फिर आप एक्सपोर्ट करो, फिर आप री इंपोर्ट करोगे, तो ड्यूटी आपको क्या कहोगे, मेरे पे कुछ भी ड्यूटी ना लो, नहीं आप कहोगे ठीक है इंपोर्ट पे ड्यूटी बनती है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट ओनली रिपेयर वाले पोर्शन पे लो ना, बिकॉज बाकी पोर्शन में तो मैं ऑलरेडी ड्यूटी दे चुका हूँ। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, 3 ईयर प्लस 5 ईयर का टाइम है आपके पास, 3 ईयर और 5 ईयर का टाइम है,
दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, गुड्स सेम होनी चाहिए, जो गुड्स जा रही है एंड जो गुड्स आ रही है सेम होनी चाहिए, और ओनरशिप भी चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83। Which of the following statement is correct in relation to value of the imported good? जब हम कस्टम का वैल्यूएशन करते हैं उसमें एक रूल 4 लगता है। रूल 4 लगता है कि आप गुड्स की इंपोर्टेड वैल्यू की कैसे करो, इंपोर्टेड वैल्यू का कैसे आप करोगे, आइडेंटिकल गुड्स को ले लो। क्या बोलता है रूल 4, क्या बोलता है, आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू के हिसाब से आप इंपोर्टेड वैल्यू की इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू निकालो। किसके हिसाब से, आइडेंटिकल गुड्स के हिसाब से। तो जब आप आइडेंटिकल गुड्स के हिसाब से निकालते हो तो सबसे पहली बात उसका कमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आइडेंटिकल गुड्स की सेम कमर्शियल लेवल पे होनी चाहिए। मतलब रिटेल का कमर्शियल लेवल तो रिटेल होगा, अगर होलसेल का कमर्शियल लेवल तो होलसेल होगा, एजेंसी वाले टाइप में तो एजेंसी, मतलब कमर्शियल लेवल सेम रखना है। कमर्शियल लेवल सेम रखना है बिकॉज रिटेल किसी और पार्ट में देता एंड होलसेल किसी और प्राइस में बिकता है, तो आपको कमर्शियल लेवल सेम लेना है। कमर्शियल लेवल सेम लेना है। आइडेंटिकल गुड्स तो आप ले लोगे, आइडेंटिकल गुड्स कितने में इंपोर्ट होती उसके हिसाब से आपने अपने गुड्स के इंपोर्ट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपने दो बेसिस क्या लेने हैं, कमर्शियल वैल्यू को सेम रखना है। अगर मैं रिटेलर से इंपोर्ट कर रही हूँ तो जो जिसकी मैं सामने वाले की आइडेंटिकल की वैल्यू लूंगी उसका भी रिटेलर इंपोर्ट होना चाहिए। रीजन इज कंपैरेबल के लिए, बिकॉज होलसेल और रिटेल में प्राइस का फर्क आ जाता है। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या कह रहे हैं, कमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए एंड जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी देखो एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगी। आपने भी 100 यूनिट इंपोर्ट करी हो, उसने भी 100 ही इंपोर्ट करी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज बिजनेस की नीड्स डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, जो क्वांटिटी है वो सेम ना हो के सब्सटेंशियली सेम ले लो। मैक्सिमम जिसकी सेम आ रही है उसको लेके आप एडजस्टमेंट कर लो। क्या बोला, कमर्शियल लेवल तो एट द सेम लेवल होना चाहिए, कमर्शियल लेवल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, बट जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी सब्सटेंशियली सेम ले लो, क्योंकि क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगी नहीं, तो क्वांटिटी आप क्या कर लो, सब्सटेंशियली सेम ले लो। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू एट एनी कमर्शियल लेवल, गलत बात कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल एट द सेम कमर्शियल लेवल, बिल्कुल कमर्शियल लेवल की तो बात इसने सही करी। इन एनी क्वांटिटी, क्वांटिटी कोई भी ले लेना, क्वांटिटी सब्सटेंशियली सेम होनी चाहिए। सब्सटेंशियली मिलती जुलती तो हो ना, एटलीस्ट आप 1000 खरीद रहे हो, आपके पास मार्केट में 990 वाला भी है, 100 वाला भी है, तो आप क्या 100 वाले से कंपेयर करोगे, नहीं, सब्सटेंशियली सेम वाले से कंपेयर करोगे। तो ये इसने गलत बोला। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल गुड एट सेम कमर्शियल लेवल, बिल्कुल सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात बोली है। क्वांटिटी सब्सटेंशियली सेम होनी चाहिए, कमर्शियल लेवल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। क्वांटिटी सब्सटेंशियली सेम होनी चाहिए, कमर्शियल लेवल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। तो क्या बोला, हम जब आइडेंटिकल गुड के हिसाब से अपनी इंपोर्टेड के मटेरियल की वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी तो सब्सटेंशियली सेम लेनी है, बट क्वांटिटी सब्सटेंशियली सेम लेनी है, कमर्शियल लेवल एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, कमर्शियल लेवल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84। Which of the following duties are excluded while computing the social welfare surcharge? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और एक्सक्लूड करना याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये याद करो सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस किस पे लगेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस किस पे लगेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है बीपीसी पे। किस पे लगता है, बीपीसी पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और जो सीवीडी 3(1) की होती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी 3(1) की होती है, किस किस पे लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सीवीडी पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सीवीडी 1 पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सीवीडी 1 पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सीवीडी 1 पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टेड एंड सीवीडी 1 पे। तो याद हो गया आपको, सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे लगेगा, बीपीसी पे। बीपी कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में रखना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी कंट्रोल में आ जाएगा। बीपी कंट्रोल में रहेगा तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी कंट्रोल में आ जाएगा। बी से बेसिक,
पी से प्रोटेक्टेड, सी से काउंटरवेलिंग कौन सी 3-1 की, सिर्फ एक काउंटरवेलिंग लेनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखते हैं, ये एक्सक्लूडेड की बात कर रहा है, तो एक्सक्लूडेड की बात कर रहा है, इन तीनों के अलावा जो भी चीजें आएंगी वो एक्सक्लूडेड हो जाएंगी। सेफ गार्ड हमने कहीं पढ़ा नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा। उसके बाद काउंटरवेलिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग तो बिल्कुल लगेगी, काउंटरवेलिंग तो बिल्कुल लगेगी। काउंटरवेलिंग तो बिल्कुल लग जाएगी। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज, नहीं सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो लगाना ही है ना, तो क्या लगेगा, लगाना ही है, तो उसको कैसे इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, नो नो नो, एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अब एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, सीवीडी जो है 3-1 पे लगता है, सारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी इसमें ऐड नहीं होती है, सीवीडी 1 सिर्फ इंक्लूडेड होती है, बाकी ऐड नहीं होती है। इन्होंने सिर्फ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दिया, अगर ये सीवीडी 3-1 लिखता तो हम मान लेते, बट इन्होंने क्या करा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कर दिया, तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी उसमें ऐड हम नहीं करें, क्योंकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी तो बहुत सारे सेक्शन में होती है ना, तो हम सारे को ऐड नहीं करने वाले हैं। तो ऑल मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। एक बार मैं चेक करूं कि ऐसे ही इंटरप्रेट होना चाहिए था। यस, तो ये क्या अज्यूम करें हैं, ये भी यही अज्यूम करें हैं, काउंटरवेलिंग में तो सारे आ जाते हैं, सिर्फ सीवीडी सिर्फ 3-1 की, सीवीडी सिर्फ 3-1 की अलाउड होती है, सीवीडी सिर्फ 3-1 की अलाउड होती है, इसलिए इन्होंने सारों पे ले लिया कि कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद आता है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी हमने क्या बोला था, सेफ गार्ड की ड्यूटी क्यों लगती है, मैं आपको बताती हूँ इसका पर्पस क्या है। सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है जब आपका बाहर से इंपोर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा लो मार्जिन पे, मतलब बहुत सस्ते में आप इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा दूसरी कंट्रीज डंप कर रही हैं आपके पास मार्जिन में, बहुत कम मार्जिन में डंप कर रही है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर से सस्ते में इंपोर्ट कर रहे हो तो लोग इंपोर्टेड मटेरियल खरीदेंगे, बिकॉज इंडियन जो इंडस्ट्रीज है वो उसको मैच नहीं कर पा रही है प्राइस को, तो वहां क्या लगाया जाता है, प्राइस मैच करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। प्राइस मैच करने के लिए क्या लगाया जाता है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। प्राइस मैच करने के लिए क्या लगाया जाता है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए कुछ एग्जम्पशन है, सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए क्या है, कुछ एग्जम्पशन गिवन है। क्या एग्जम्पशन गिवन है, सेफ गार्ड ड्यूटी शेल नॉट बी इम्पोज्ड, अगर आप किसी एक कंट्री से, किसी डेवलपिंग कंट्री से अगर इंपोर्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, किसी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो लेस देन 3% अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, लेस देन 3% ऑफ इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया, अगर टोटल इंपोर्ट का लेस देन इक्वल टू 3% इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी डेवलपिंग कंट्री से, एक डेवलपिंग कंट्री से, तो एग्जम्पशन है, तो ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आप ज्यादा कंट्री से कर रहे हो, तो लेस देन इक्वल टू 9% कर दिया, लेस देन इक्वल टू 9% कर दिया। आई होप आपको समझ में आया है, क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 9% कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 100% अगर आप SEZ यूनिट EOU से करते हो, 100% SEZ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 100% SEZ वगैरह से करते हो तो भी आपके इस पे सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आर्टिकल ऑन विच इट इज इम्पोज्ड originated from developed country, no, डेवलपिंग कंट्री से अलाउड है, वो भी अप टू 3%, डेवलपिंग कंट्री से अलाउड है। 1 सेकंड प्लीज, आई एम गेटिंग सम अर्जेंट कॉल। चलिए, डेवलपिंग कंट्री से अलाउड है, वो भी लेस देन इक्वल टू 3%, ये डेवलप्ड कंट्री की बात करें, नो, तो लगेगी। सेफ गार्ड ड्यूटी कब नहीं लगेगी, ओके, डेवलपिंग कंट्री खुद को डेवलप कर रही है तो हम उनको थोड़ा मार्जिन देते हैं कि ठीक है आप हमें भेज सकते हो अप टू 3% तक। अगर एक डेवलपिंग कंट्री दे रही है, मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री है, तो अप टू 9%। आर्टिकल ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी इम्पोज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, नॉट मोर देन 5%, नो, नॉट मोर देन 5% की कोई बात नहीं है। सिंगल कंट्री नॉट मोर देन 3%, अगर मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री है तो नॉट मोर देन 9%। द आर्टिकल ऑन विच इट इज इम्पोज्ड बाय ओरिजिनेटेड फॉर मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री एंड इट्स एग्रीगेटेड शेयर ऑफ इंपोर्ट लेस देन इक्वल टू 3% एंड टेकन शेयर टुगेदर, अगर सबको कर दिया जाए तो 9%।
अगर बहुत सारी कंट्रीज का देखा जाए तो 9% इंपोर्ट का 9% तक अलाउड है, अगर सिंगल कंट्री का देखा जाए तो इंपोर्ट का 3% तक अलाउड है। ठीक है, 3% तक अलाउड है, दैट इज एलिजिबल, तो सी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। उसके बाद क्या बोला गया था, 100% एसईजेड और ईओयू में अलाउड है। 100% एसईजेड और ईओयू से करे तो भी आपको ड्यूटी इंपोज नहीं की जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल इज इंपोर्टेड बाय पर्सन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एसईजेड वगैरह की बात थी, एसईजेड वगैरह की बात थी, एसईजेड वगैरह की बात थी, तो वहां पर क्या बोला गया था, अलाउड है। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ सो दैट वी कैन बी श्योर अबाउट दैट। मिलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है। डी ए, एक्चुअली आई हैव नोटेड इट डाउन ऑलरेडी बिकॉज बाबा सर्च अप डाउन करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, सो आई थॉट कि यहाँ इतना भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। मैं बाबा पेज ढूंढूं फिर आपको यहाँ पर आके मैच कराऊं, तो फटाफट से देखते हैं। डी ए सी ए फर्स्ट का डी है, यस। चलिए यहाँ पर फिनिश हुए हमारे 81 to 85। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। इफ these are helpful then please share it with your friends as well so that everyone can take the benefit of this lecture। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। स्टिल you have sufficient time, these 30 days you can make 60 also। This is the month where we can decide our destiny। बिल्कुल अभी sufficient time है, I would say this is the last का month। कुछ ऐसे होंगे जो एंजाइटी में आएंगे, तो जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी प्रिपरेशन की है वो भी रह जाते हैं, बट अगर आपने नहीं भी करी है, यहाँ पर आप एफर्ट्स मारोगे तो डेफिनेटली आपके चांस है कि आप क्लियर कर ही जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।